अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज क्लास में हम लोग क्लास 12 पीबीए को डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि फेडरल बोर्ड की तरफ से जो प्रैक्टिकल लिस्ट आई है उस लिस्ट के अंदर कौन कौन से प्रैक्टिकल्स मेंशन किए गए हैं, ताकि हम लोग उनको कवर कर सकें, क्योंकि उन्हीं में से एग्जाम आना है। तो हम लोग उन सब को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जिससे यहाँ पे जो है वो डिफरेंट प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में देखते हैं कौन कौन से प्रैक्टिकल हैं। सिमिलरली यहाँ पे पॉइंट 2 में कुछ प्रैक्टिकल्स हैं, 3 पॉइंट में कुछ प्रैक्टिकल्स हैं, 4 पॉइंट में कुछ प्रैक्टिकल्स हैं, 5 में और 6 में। टोटल हमारे पास 6 पॉइंट्स हैं और उसमें से जो है वो हमारे प्रैक्टिकल्स आएंगे। आज की क्लास में हम लोग ये जो पॉइंट नंबर 1 में जितने प्रैक्टिकल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनको कवर करने की कोशिश करेंगे और उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें डिफरेंट प्रैक्टिकल्स हैं। जैसे फर्स्ट प्रैक्टिकल है राइट एंड एग्जीक्यूट सिंपल प्रोग्राम्स दैट यूजेस वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स विद इनपुट आउटपुट हैंडलिंग इन पाइथन। ठीक है, अब बेसिकली इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, हमें पाइथन लैंग्वेज में जो है वो डिफरेंट कोड्स लिखने होंगे। तो उसका आपको सिंटेक्स भी आना चाहिए, एज वेल एज आपको इसका इसकी जो लॉजिक है कि किस तरह से हम लोग प्रोग्राम की लॉजिक बनाते हैं वो भी आनी चाहिए। दोनों चीजें आपको आनी चाहिए, सिंटेक्स भी और लॉजिक भी। इसी तरह से हमें इफ एल्स कंडीशंस के थ्रू कुछ प्रोग्राम्स करते हैं, उसके भी हम लोग एग्जांपल देख लेंगे। फिर हमें जो है वो एक टर्टल लाइब्रेरी फंक्शन है उसको यूज करने आना चाहिए। इसके अलावा जो है और डिफरेंट पाइथन लाइब्रेरीज होती हैं जो कि आप ऑलरेडी क्लास 11 एंड 12 में उसको कवर कर चुके होंगे। उसको भी हम लोग देखेंगे, फंक्शंस कैसे बनाते हैं, ठीक है, और किस तरह से हम लोग लार्ज प्रॉब्लम को स्मॉल प्रॉब्लम में जो है वो कन्वर्ट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे जितने भी यहाँ पे प्रैक्टिकल्स लिस्ट दी गई है हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास इसके नोट्स हैं। मैंने हर जितने भी वहाँ पे प्रैक्टिकल्स मेंशन किए हैं, हर प्रैक्टिकल की जो है वो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी है कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपका एग्जाम में आ सकता है। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। ये डिटेल नोट्स हैं इसमें, मतलब वहाँ पे जितने भी टॉपिक्स हैं उस टॉपिक से रेलिवेंट यहाँ पे जो है मैंने ऑलमोस्ट 2 to 3 एग्जाम्पल्स हर टॉपिक की ऐड कर दी हैं। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि वहां पे उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये दिया था कि आपको पाइथन लैंग्वेज में इनपुट, ठीक है, कैसे हम लोग एंटर करते हैं, आउटपुट कैसे शो करवाते हैं, वेरिएबल्स हमें कैसे क्रिएट करने होते हैं, कैसे डिक्लेयर करने होते हैं, ऑपरेटर्स हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं, उसके एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एक हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है, इसको हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने एक नम नाम का वेरिएबल क्रिएट किया। वेरिएबल का क्या पर्पस होता है, वैल्यू को स्टोर करना। ठीक है, अभी कौन सी वैल्यू स्टोर करेगा, हम लोग यहाँ पे एक इनपुट फंक्शन यूज करें। अब आपको पता होना चाहिए कि इनपुट फंक्शन का क्या पर्पस होता है, इनपुट फंक्शन हम लोग यूज कैसे करते हैं। इस तरह से करके हम लोग इनपुट फंक्शन यूज करते हैं। जहां पे भी आप इनपुट फंक्शन यूज करेंगे इसका मतलब ये है कि हम लोग यूजर से कोई वैल्यू लेना चाह रहे हैं और वो वैल्यू जो है वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। वो जो नम नाम का हमने वेरिएबल क्रिएट किया है उसके अंदर वो वैल्यू आ जाएगी। अब जब हम इस फंक्शन को सॉरी इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, इसको रन करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि क्योंकि हमने यहाँ पे इनपुट फंक्शन यूज किया है तो इस तरह से एक बॉक्स अपीयर होगा और वो बॉक्स जो है इसके अंदर क्या लिखा होगा, एंटर अ नंबर। क्यों, क्योंकि जो इन्वर्टेड कॉमास आपको नजर आ रहे हैं इसके अंदर हमने क्या लिखा है, एंटर अ नंबर, तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा एंटर अ नंबर। तो यूजर को समझ आ जाएगी कि अच्छा मुझे यहाँ पे नंबर एंटर करना है, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे नंबर एंटर कर देगा। कोई भी जो भी उसके अकॉर्डिंग नंबर होगा वो यहाँ पे एंटर कर देगा। और जो भी नंबर एंटर करेगा, फॉर एग्जाम्पल वो 8 नंबर एंटर करेगा, ठीक है, उसने 8 नंबर एंटर कर दिया और वो जो 8 वैल्यू है वो नम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब हम लोगों ने यहाँ पे इंट क्यों लिखा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने डिफाइन कर दिया है कि यूजर किस टाइप का डाटा एंटर कर सकता है। यूजर जो है वो इंटीजर टाइप का डाटा एंटर कर सकता है। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है +(-1), +(-2), +(-3), ये सब इंटीजर्स है। तो इनमें से कोई भी यूजर की मर्जी कि वो किसको जो है वो चूज करता है। ठीक है, अब उसके बाद इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, इसमें हम लोग बेसिकली स्क्वायर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। और स्क्वायर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं कि जो भी नंबर यूजर एंटर करेगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर के साथ, तो उस नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट हो जाएगा। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट क्यों लिखा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रिंट का फंक्शन यूज कर रहे हैं। और प्रिंट के फंक्शन का पर्पस क्या होता है, हम क्यों यूज करते हैं, जब हम लोगों ने कोई चीज डिस्प्ले करवानी होती है, जैसे हम कोई रिजल्ट अपना डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग प्रिंट का फंक्शन यूज करते हैं। मतलब आउटपुट के लिए हम लोग प्रिंट का फंक्शन यूज करते हैं, और अगर हमें यूजर से कोई वैल्यू लेनी है तो उसके लिए हम लोग इनपुट का फंक्शन यूज करते हैं। यूज कैसे करते हैं, इसका सिंटेक्स क्या है कि हमें यहाँ पे लिखना होता है प्रिंट। प्रिंट लिखने के बाद अब जो कुछ हम लोग इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे प्रिंट फंक्शन के अंदर वो एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे ये क्या है, ये वेरिएबल है, इसकी क्या वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल यूजर ने 8 एंटर किया तो उसकी वैल्यू होगी 8। ये 8 जो है वो 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा और आंसर क्या आ जाएगा 64। तो इस तरह से करके जो है वो इसकी आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट का फंक्शन यूज किया और प्रिंट के फंक्शन का पर्पज ही यही है कि वो क्या करता है, वो आउटपुट डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पे स्क्वेयर इज ये एज इट इज लिखा आ जाएगा क्योंकि हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, और उसके बाद जो नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होकर उनका जो आंसर है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से करके हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे, आउटपुट जो है वो हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे, इसके अंदर हम लोग वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा यूज हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर यूज हो रहा है। इसी तरह से एक और हम लोग एग्जांपल कर लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया ए नाम का, जिसके अंदर कौन सी वैल्यू जा रही है, हम लोग जो है वो यूजर से वैल्यू ले रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे इनपुट का फंक्शन यूज किया है। तो यूजर के सामने शो होगा एंटर फर्स्ट नंबर, और यूजर जो है वो नंबर एंटर कर देगा। इसके बाद हम लोगों ने एक और वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर हम लोग कौन सी वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं, उसके अंदर हम लोग दोबारा से यूजर से वैल्यू ले रहे हैं, और यूजर के सामने शो होगा एंटर सेकंड नंबर, और यूजर जो है वो सेकंड नंबर एंटर कर देगा। जो यूजर नंबर एंटर करेगा उसकी जो डाटा टाइप है वो इंट होगी, मतलब इंटीजर होगी। अब उसके बाद हमारे पास ए की वैल्यू भी आ जाएगी, बी की वैल्यू भी आ जाएगी। जो दो वैल्यूज हमारे पास आएंगी हम लोग उनको ऐड करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने एक और वेरिएबल जो है वो क्रिएट कर लिया सम नाम का, और उसके अंदर हम लोग कौन सी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, ये जो हमारे पास यहाँ पे ए प्लस बी लिखा हुआ है, ये जब कैलकुलेट होगा और जो भी इसका आंसर आएगा ऐड होने के बाद, वो वैल्यू सम नाम के वेरिएबल के अंदर आ जाएगी, मतलब सम भी कैलकुलेट हो गया। अब इसके बाद हम लोग प्रोडक्ट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो दो नंबर्स यूजर ने एंटर किया उसको मल्टीप्लाई करें। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने क्या लिख दिया, ए मल्टीप्लाई बी। जब ये कैलकुलेट हो जाएगा इसका जो आंसर होगा वो प्रोडक्ट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है एवरेज। एवरेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि जितने भी नंबर्स होते हैं, ठीक है, हम सब क्या करते हैं उनको ऐड करते हैं, और किससे डिवाइड करते हैं, टोटल नंबर से। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो वेरिएबल्स से दो वैल्यूज यूजर ने एंटर की हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया। फॉर एग्जांपल 3 वैल्यूज होती, 3 वैल्यूज को हम लोग ऐड करते तो डिवाइड किससे करते, 3 से करते, मतलब जितने नंबर्स होंगे उस नंबर से हम लोगों ने उसको डिवाइड कर देना। इस तरह से हम लोग एवरेज कैलकुलेट करते हैं। अब देखें हमारे पास जो है वो कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई है, जो भी रिजल्ट आया ऑब्वियसली हमने वो रिजल्ट देखना भी तो है कि क्या रिजल्ट आया, सम का क्या रिजल्ट आया, प्रोडक्ट का, एवरेज का। तो रिजल्ट डिस्प्ले करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रिंट का फंक्शन यूज करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट का फंक्शन जो है वो लिख लिया, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने सम लिख दिया, क्योंकि ये एज इट इज डिस्प्ले होगा, और यहाँ पे जो वेरिएबल है इसकी जो भी वैल्यू होगी आफ्टर कैलकुलेशन, तो वो यहाँ पे जो है वो एज अ आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगी। इसी तरह से अब हम लोगों ने क्या करना था, प्रोडक्ट का रिजल्ट भी हम लोगों ने डिस्प्ले करवाना था, तो उसके लिए हम लोगों ने दोबारा से प्रिंट का फंक्शन यूज किया, और यहाँ पे हम लोगों ने प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होगा वो हम लोगों ने डिस्प्ले करवा दिया। लास्ट वन हमारे पास एवरेज, इसी तरह से हम लोगों ने एवरेज का रिजल्ट भी डिस्प्ले करवा दिया है। यहाँ पे ये एंड हो गया। अब सेकंड पे जो लिस्ट थी उसके अंदर लिखा हुआ था सिलेक्शन का कोई भी कोड आ सकता है, उसकी एग्जांपल आ सकती है। तो इसमें हम लोग इफ एल्स को देख लेते हैं, उसकी एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से इफ एल्स को यूज किया जाता है। आपका जो फोकस है या जो कंसंट्रेशन है वो सिंटेक्स की तरफ भी होनी चाहिए। सिंटेक्स का क्या मतलब होता है, लिखने का तरीका, कि किस तरह से हमने कोड को लिखना है। उसके बाद आपकी जो कंसंट्रेशन है वो लॉजिक की तरफ भी होनी चाहिए, कि हमें लॉजिक को किस तरह से जो है वो यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा गया आपने ऐड करना है, ठीक है, तो आप क्या लॉजिक यूज करोगे, ए प्लस बी। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे यूज किया ए प्लस बी, ये लॉजिक थी। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बी लिख दिया होता, तो मतलब आपकी लॉजिक गलत होगी। ये सेंटेक्स ठीक है, लिखने का तरीका ठीक है, लेकिन आपकी जो लॉजिक है वो गलत होगी, जिससे आपका आंसर गलत आएगा। ओके, अब यहाँ पे हम लोग इफ एल्स कंडीशन की एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक नम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, और हम लोगों ने यूजर से एक नंबर ले लिया, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिख दिया इन्वर्टेड कॉमर्स में एंटर नंबर, तो यूजर जो है यहाँ पे कोई भी नंबर एंटर करेगा। अब इस कोड में हम लोग बेसिकली ये चीज फाइंड आउट करना चाहते हैं कि यूजर जो भी नंबर एंटर कर रहे हैं क्या वो इवन नंबर है या ओड, तो इसकी क्या लॉजिक होगी। अब जो भी यूजर नंबर एंटर करेगा हम उसका मोड लेंगे, ठीक है, और मोड लेने के बाद मोड हमें 2 से लेना है, और जब हम लोग उसका मोड लेंगे अगर उसका रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाता है, ठीक है, तो इट्स मीन वो नंबर हमारे पास इवन नंबर है। और अगर उसका जो रिमाइंडर है वो 1 आता है, इट्स मीन वो नंबर ओड नंबर है। देखें जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं। हम लोग 6 को चेक कर लेते हैं कि इवन नंबर है या ओड। ठीक है, तो हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6,
और रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 0। इट्स मीन कि जो 6 नंबर है वो इवन नंबर है। तो इसकी हम लोग लॉजिक यहाँ पे यूज कर लेते हैं कि इफ नम, इसका मॉड ले रहे हैं 2 के साथ, अगर वो इक्वल है 0 के, और उसके बाद हमने यहाँ पे कॉलन का साइन लिखना होता है, तो प्रिंट कर दो। किसको प्रिंट कर दो, जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है उसको प्रिंट कर दो। और इन्वर्टेड कॉमास में हमने क्या लिख दिया, इवन। और अगर ये कंडीशन गलत हो जाती है, ठीक है, अगर जो है वो उसका मोड, मतलब जो उसका रिमाइंडर है वो 0 नहीं आता है, मतलब 1 आ जाता है, तो फिर ये कंडीशन जो है वो गलत हो जाएगी। तो एल्स वाले पार्ट को प्रिंट कर दो और एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट कर दो। एल्स वाले पार्ट में हमने क्या लिखा है, प्रिंट ओड, कि इसको जो है वो प्रिंट कर दो। ऑब्वियसली अगर इवन नहीं है तो इट्स मीन कि वो ओड होगा, तो फिर इसको जो है वो प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे जो है वो हम लोगों ने दो स्टेटमेंट लिखनी है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो सेकंड स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। और ये हमारे पास जो है वो कंडीशन है। इसी तरह से एक और हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं इफ एल्स की। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें बेसिकली हम लोग यूजर से कोई ना कोई वैल्यू ले रहे हैं। और वैल्यू क्या चीज है, मतलब हम लोग जो है वो यूजर से कह रहे हैं कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, जितने भी मार्क्स आए हैं वो एंटर कर दो। ठीक है, तो एक यहाँ पे हमने क्या किया, एक मार्क्स नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लिया, और यहाँ पे हम लोग एक इनपुट का फंक्शन यूज किए ताकि हम लोग यूजर से उसके मार्क्स ले सकें। अब यूजर जो है यहाँ पे अपने मार्क्स एंटर करेगा। अब उसके बाद हमने कंडीशन लगा दी है कि इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, इन केस जो यूजर ने मार्क्स एंटर किए हैं वो 90 से ग्रेटर है या 90 के इक्वल है, तो प्रिंट कर दो किसको, ग्रेड ए। ये जो हम लोगों ने प्रिंट फंक्शन के अंदर इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है ग्रेड ए, इसको प्रिंट कर दो। लेकिन अगर कोई ऐसे मार्क्स एंटर किए हैं जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 नहीं है, तो हम लोगों ने इसके लिए दोबारा से एक कंडीशन यहाँ पे यूज कर ली है, एल्स इफ की कंडीशन। इसको हम लोग पढ़ते एल्स इफ है, लेकिन लिखना लिखना हमने कैसे, ELIF। ठीक है, कि मतलब हम लोग सेकंड कंडीशन को जो है वो एग्जीक्यूट कर लेते हैं या सेकंड कंडीशन को चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये फॉल्स हो गई है। तो उसके लिए हम लोगों ने सेकंड कंडीशन क्या रख दी है कि मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, कि अगर मार्क्स जो हैं वो 70 के इक्वल या 70 से ग्रेटर हैं, तो किसको प्रिंट करो, तो प्रिंट कर दो ग्रेड बी को। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल जो यूजर ने मार्क्स एंटर किए थे वो थे 60, तो इट्स मीन फर्स्ट जो हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन यूज की है वो भी गलत हो गई है, सेकंड कंडीशन भी गलत हो गई है, क्योंकि मार्क्स तो ग्रेटर या इक्वल नहीं है 70 के। तो हम लोग जो है वो थर्ड कंडीशन को चेक कर लेते हैं। दोबारा से हमने एक और कंडीशन यहाँ पे लगा दी, एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, कि अगर जो है वो 50 से ग्रेटर या इक्वल है तो फिर इसको प्रिंट कर दो। फॉर एग्जांपल यूजर ने जो है वो 60 मार्क्स एंटर किए थे, तो फिर ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी और जो स्टूडेंट होगा उसको ग्रेड सी मिल जाएगा। इन केस यूजर ने ऐसे मार्क्स एंटर किए कि ना तो वो 90 से ग्रेटर थे, ना वो 70 से ग्रेटर थे, ना वो 50 से ग्रेटर थे, इट्स मीन कि वो 50 से बिलो थे, तो प्रिंट कर दो फेल, कि यूजर जो है वो फेल है। इस तरह से हम लोग जो है वो एल्स इफ की कंडीशन यूज करते हैं। अब इसके बाद आता है लूप्स। लूप्स को हम लोग क्यों यूज करते हैं, जब हम लोगों ने कोई भी चीज रिपीटेडली करवानी होती है तो हम लोग लूप्स का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने प्रिंट करवाना है कंप्यूटर साइंस 10 टाइम्स, ठीक है, तो अब मैं प्रिंट का फंक्शन फॉर एग्जांपल यूज करती हूँ और एक दफा कंप्यूटर साइंस प्रिंट करवाती हूँ, दोबारा से मैं प्रिंट का फंक्शन यूज करती हूँ और कंप्यूटर साइंस को प्रिंट करवा देती हूँ। थर्ड टाइम फिर मैं क्या करूंगी, प्रिंट का फंक्शन यूज करूंगी और कंप्यूटर साइंस को प्रिंट करवा दूंगी। तो कितना ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि बार बार मुझे प्रिंट का फंक्शन यूज करना पड़ रहा है और मैं एक ही चीज रिपीटेडली करवा रही हूँ। तो उसके लिए मैं लूप्स यूज कर लेती हूँ कि मैं एक ही दफा मुझे उसका कोड लिखना पड़ता है और वो ऑटोमेटिकली 10 टाइम उसको प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने लूप की एग्जाम्पल लिखी हुई है। हम लोग यहाँ पे फॉर लूप यूज कर रहे हैं और आगे हम लोगों ने क्या लिखा है, फॉर आई इन रेंज 1 6, और आगे लिखा हुआ है प्रिंट आई। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो आई नाम का वेरिएबल है ना, उसकी वैल्यू को हम लोग प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने लिखा है यहाँ पे, अगर आप सेकंड लाइन में देखें प्रिंट आई। ठीक है, तो मतलब जो भी आई की वैल्यू है वो उसको प्रिंट कर दो। अब अगर लिखा हुआ है इन रेंज 1 to 6, 1 to 6 का मतलब ये है कि जब लूप जो है वो कितनी दफा चलेगा। ठीक है, ये इस चीज को जो है वो सेट कर रहा होता है। 1 से 6 टाइम लूप चलेगा और हर दफा जो भी आई की वैल्यू होगी उसको वो प्रिंट करता जाएगा। जैसे फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इट्स मीन के फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 1 होगी, और यहाँ पे इस प्रिंट फंक्शन के थ्रू आई की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। सेकेंड टाइम दोबारा से लूप चलेगा तो ऑटोमेटिकली जो आई की वैल्यू है उसमें 1 नंबर इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो 2 प्रिंट हो जाएगा। थर्ड टाइम आई की वैल्यू 3 हो जाएगी और इस प्रिंट फंक्शन के थ्रू यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा, फिर 4, फिर 5।
मतलब ये इसकी आउटपुट होगी। अगर हमने यहाँ पे रेंज लिखी है 1 से 6, इट्स मीन कि ये 6 को इंक्लूड नहीं कर रहा, ये जस्ट 5 तक जो है वो प्रिंट करेगा, यहाँ पे 6 नहीं लिखना, 6 को वो इग्नोर करता है। आप ये समझ सकते हैं कि जैसे स्टार्टिंग पॉइंट इसका 1 है ना, तो ये 1 से ही उसको जो है प्रिंट करना स्टार्ट करेगा, लेकिन लास्ट वाले को ये इग्नोर कर देता है। तो अगर आपको जो है वो इसकी आउटपुट फाइंड करने के लिए आ जाए, तो आपने इस चीज को माइंड में रखना है कि लास्ट नंबर को हमने इंक्लूड नहीं करना। एक और हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं इसी की, कि हमें जो है वो कहा जा सकता है कि आपने फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब फैक्टोरियल होता क्या है, जैसे हमें कहा जाए कि आपने 4 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, तो अगर हम लोग इसको बाय हैंड इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो हम लोग ऐसे करते हैं कि जो भी नंबर होता है वो हमने यहाँ पे लिखना होता है, और उसको मल्टीप्लाई करना होता है, जितने भी इससे नंबर लेस देन नंबर्स हैं उनको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है। फॉर एग्जाम्पल 4 है, इससे लेस देन क्या होगा 3, फिर उससे लेस देन क्या होगा 2, उससे लेस देन क्या होगा 1। तो इन सबको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम फैक्टोरियल फाइंड आउट करते हैं। सिमिलरली अगर हमें 5 का फैक्टोरियल कहा गया है, तो हम लोग 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, उससे लेस देन जितने नंबर होंगे उन सब को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और इसका जो है वो आंसर डिस्प्ले हो जाएगा। अब हमें इसकी लॉजिक लिखनी है और पाइथन में इसका कोड लिखना है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे एक नम नाम का वेरिएबल क्रिएट करें, जिसके अंदर यूजर कोई ना कोई वैल्यू एंटर करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इनपुट का फंक्शन लिखा है। अब स्टार्टिंग में हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करें फैक्टोरियल, और उसको खुद से वैल्यू असाइन कर देते हैं, 1 के फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग लूप यूज कर रहे हैं फॉर आई इन रेंज, ठीक है। लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, लूप 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा, नम प्लस 1, कि यूजर ने जो भी नंबर एंटर किया है, फॉर एग्जाम्पल 5 एंटर किया है, तो 5 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब 1 से स्टार्ट होगा लूप और 6 तक चलेगा। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बात बताई है कि जो भी रेंज लिखी होती है, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होता है उससे 1 टाइम लेस जो हमारा लूप है वो एग्जीक्यूट होता है। जैसे अब यहाँ पे लूप यूज होगा 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 टाइम लूप नहीं एग्जीक्यूट होगा, 6 टाइम को ये इग्नोर कर देते हैं। इस चीज को माइंड में रखना है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या कहा था कि जितने भी नंबर्स हैं वो आपस में उससे लेस देन नंबर्स होंगे, उसको वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो इसी तरह से अब हम लोग यहाँ पे देखें तो ये 1 से लूप चलेगा और कहाँ तक चलेगा, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यूजर ने 5 एंटर किया है, तो यहाँ पे 5 तक लूप चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने +1 इसीलिए लिखा है कि हम एक नंबर खुद से ऐड करें, क्योंकि जब ये लूप चलता है तो वो आखिरी नंबर को इग्नोर कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे लॉजिक लिखी है, फैक्टोरियल मल्टीप्लाई इक्वल टू आई। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि देखें स्टार्टिंग में फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 1 है। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, जो भी आई की वैल्यू है। लाइक जब फर्स्ट टाइम हमारा लूप चलेगा तो आई की क्या वैल्यू होगी, 1 होगी, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। दोबारा से लूप चलेगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। आंसर हमारे पास फैक्टोरियल का क्या था, 1। तो 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, 2। अब फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 2, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग दोबारा से ये लूप चलाएंगे, और इस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 3 के साथ, क्योंकि अब आई की वैल्यू क्या है, 3 आई की वैल्यू है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है, अब फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो गई है, 6 हो गई है। दोबारा से लूप चलेगा, तो अब यहाँ पे 6 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 6 4 = 24 होता है। अब फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 24। हम लोगों ने ये लूप कहाँ तक चलाना है, क्योंकि यूजर ने यहाँ पे क्या एंटर किया था, 5 एंटर किया है। फॉर एग्जाम्पल हम सपोज कर लेते हैं कि 5 एंटर किया है, तो हमारा लूप जो है वो 5 टाइम्स चलेगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 6 लिखा है, तो ये लास्ट टाइम को इग्नोर करता है, ये 5 टाइम लूप चलेगा। तो अभी आई की वैल्यू 5 जब आएगी तब तक लूप चलेगा। तो अब फैक्टोरियल की वैल्यू 24 होगी थी, अब ये जो 24 है ये मल्टीप्लाई होगा आई की वैल्यू के साथ, आई की वैल्यू है 5, तो 24 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर जो है वो क्या आएगा, 5 4 = 20, 5 2 = 10, और 11 12 120, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम लूप नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन एंड हो गई है। अब फैक्टोरियल की वैल्यू 120 थी, तो हम लोग यहाँ पे फैक्टोरियल की वैल्यू को डिस्प्ले करवा देंगे एज अ आउटपुट। तो हमने यहाँ पे प्रिंट का फंक्शन यूज किया, उसमें आगे हम लोग एज इट इज डिस्प्ले करवा रहे हैं फैक्टोरियल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू लास्ट में क्या आई थी, 120, तो यहाँ पे हमारा फैक्टोरियल डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरह से हम लोग जो है वो लॉजिक लिखते होते हैं, और इस तरह से हमने कोड लिखना है। एक हम लोग यहाँ पे नेस्टेड लूप की एग्जांपल देख लेते हैं। नेस्टेड लूप किसे कहते हैं, लूप इनसाइड अदर लूप, कि एक लूप दूसरे लूप के अंदर है। तो यहाँ पे जो है हमें कहा गया है कि आपने
ट्रांसपोज लेना है 3x3 मैट्रिक्स का। तो हमें एक मैट्रिक्स की वैल्यू दे दी है, यहाँ पे एक वेरिएबल है मैट्रिक्स नाम का वेरिएबल, जिसके अंदर ये वाली वैल्यू जो है वो स्टोर की गई है। एक बेसिकली ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें रोज हैं और कॉलम्स हैं। आप देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल होती हैं वो रोज होती हैं, और जो वर्टिकल होती हैं वो कॉलम्स होते हैं। अगर आप इस मैट्रिक्स में देखें तो ये हमारे पास रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है और ये रो नंबर 3 है। सिमिलरली अगर ये देखा जाए तो ये कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2 है, कॉलम नंबर 3। पहले तो आपको इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि ट्रांसपोज लेते कैसे हैं, तभी आप उसकी लॉजिक लिख सकेंगे, तभी आप उसका कोड लिख सकेंगे। तो ट्रांसपोज लेने का वे ये होता है कि जो भी हमारे पास रोज होती हैं हम उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो भी कॉलम्स होते हैं उनको हम लोग रोज में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर आप फर्स्ट रो देखें तो 1 2 3 लिखा हुआ है, तो ये रो में है तो हम इसको जो है वो कॉलम फॉर्म में लिखेंगे, इस तरह से करके 1 2, यहाँ पे हम लोग 3 लिख देंगे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास रो है 4 5 6, तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से करके इसको कॉलम बना देंगे। फिर नेक्स्ट रो को हम लोग यहाँ पे दोबारा से कॉलम बना देंगे। इस तरह से जो है वो हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं और उसका हम लोगों ने कोड लिखना है। तो कोड लिखने का वे क्या है, 4 i इन रेंज 3, मतलब जो आई है, मतलब यहाँ पे जो आई और जे दो वेरिएबल्स यूज किए हैं। आई जो है वो रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है और जे किसको कर रहा है, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई की कितनी रोज हैं, ठीक है, जो हमारे पास रोज हैं 3 रोज हैं, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे उसकी रेंज 3 लिख दी है। और जे कॉलम भी 3 है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 3 लिख दी है। अब देखिए इसको हम लोग प्रिंट डिफरेंट वे में करवा रहे हैं। देखिए प्रिंट मैट्रिक्स जे आई, मतलब पहले जे को प्रिंट करो उसके बाद आई को प्रिंट करो। तो अब देखिए पहले वो, मतलब जो भी हमारे पास यहाँ पे कॉलम था, अब होती तो क्या होता है, पहले तो हम लोग रोज प्रिंट करवाते हैं, तो हमने यहाँ पे जे लिख दिया कि इसमें जो जे की वैल्यू है, जैसे 1 4 7 है, तो पहले उसको प्रिंट करो। तो ये प्रिंट तो हमेशा ऐसे करते हैं क्योंकि पहले रोज को प्रिंट किया जाता है, रोज की फॉर्म में जो प्रिंट किया जाता है। तो हमने यहाँ पे जे लिख दिया। जे की जो वैल्यू है उसको रो में जो है वो कन्वर्ट कर दो, उसके बाद आपने आई को लिखना है। तो इस तरह से करके ये ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट करे। रोज को कॉलम में हमने देखे वैसे तो इस तरह से होता है, आई होता है और जे होता है, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा रिवर्स करके लिखती है, पहले जे लिखती है फिर आई। तो ये ऑटोमेटिकली रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देगा, और लास्ट में फिर हम इसको प्रिंट करवा देंगे। और देखें अगर आप इसके आउटपुट भी देखें तो पहले क्या थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब देखें इस तरह से करके ये कॉलम फॉर्म में आ गया, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9। तो मतलब बस इसमें हमने क्या किया, जस्ट जे को पहले लिख दिया, आई को बाद में लिख दिया। तो इस तरह से करके हम लोगों ने इसको लॉजिक, इसकी जो लॉजिक थी वो हम लोगों ने बना दी है। ओके, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत इजी टॉपिक है, विच इज टर्टल ग्राफिक्स। अब टर्टल ग्राफिक्स क्या होता है, पहले तो हमें ये चीज, इस चीज का आइडिया होना चाहिए। देखिए आपने देखा होगा ड्राइंग टूल, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग ड्राइंग कर रहे होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग जो है वो ड्राइंग करेंगे। तो ड्राइंग के लिए हमें कौन कौन सी लाइब्रेरी यूज करनी है वो हमें पता होनी चाहिए। अब आप पेन के बारे में सोच सकते हैं कि आपको स्क्रीन के ऊपर, मेरे मेरे हाथ में एक पेन है, ठीक है, और मैं इस पेन को जो है वो मूव करवा रही हूँ, तो इस तरह से करके कोई ना कोई लाइंस ड्रॉ हो रही है, ठीक है, मेरे हाथ में पेन है और इस बोर्ड के ऊपर जो है वो मैं लिख रही हूँ, ठीक है, इस तरह से करके मैं लाइन लगा रही हूँ। सिमिलरली इसमें भी यही होता है कि हम लोग ना पेन के थ्रू मूव कर रहे हैं, ठीक है, टर्न लेना है, ठीक है, टर्न लेफ्ट टर्न राइट वो भी मैं कर सकती हूँ, कोई लाइन लगानी है वो भी मैं कर सकती हूँ। तो ये जो पेन है इसको हम लोग बोलते हैं टर्टल, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज भी देखें तो पेन को ही हम टर्टल बोल रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोग जो है कुछ ना कुछ लिख रहे हैं। तो अब इसके हम लोग पहले तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करें, इंपोर्ट कर रहे हैं टर्टल को, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि हम इंपोर्ट का मतलब कि हम लोग जो है वो लोड कर रहे हैं जो टर्टल ड्राइंग टूल है उसको, मतलब लेके आ रहे हैं उसको, एक तरह से आप कैसे डाउनलोड कर रहे हैं टर्टल, टर्टल को, मतलब ये जो ड्राइंग टूल है उसको हम लोग जो है वो डाउनलोड कर रहे हैं ताकि हम उससे ड्राइंग कर सकें। तो पहले हमें ये लाइन लिखनी पड़ेगी, मतलब पहले हमें इसको लोड करना पड़ेगा, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये जब तक हमारे पास नहीं होगा हम लोग कैसे ड्राइंग करेंगे, जब ये आएगा तभी हम ड्राइंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट करें टी नाम का, जिसको ये वाली वैल्यू दे रहे हैं। अब ये क्या है, टर्टल डॉट टर्टल, और आगे मतलब हमने इसका फंक्शन यूज किया। ये जो लाइन है ये क्या क्रिएट करी है, ये पेन क्रिएट करी है, मतलब टर्टल को क्रिएट करी है। टर्टल किसे बोलते हैं, पेन को बोलते हैं। टर्टल मतलब ये जो पेन है उसको क्रिएट करी। ड्राइंग बोर्ड आ गया हमारे पास। अब ड्राइंग बोर्ड के ऊपर हमने कैसे लिखना है, ऑब्वियसली हमारे पास पेन होना चाहिए। तो उसको जो है वो एक तरह से डाउनलोड करी है और कहाँ पे स्टोर करी है, टी नाम के वेरिएबल के अंदर। अब आगे लिख दिया हमने टी डॉट फॉरवर्ड 100। इसका क्या मतलब है कि जो
टर्टल है, मतलब जो हम अपनी लैंग्वेज में पेन बोल रहे हैं, उसको मूव करो आगे, फॉरवर्ड की तरफ मूव करो, कितना 100 यूनिट्स मूव करने, इस तरह से करके ये इतना, फिर आगे, फिर आगे मूव किया, फिर आगे मूव किया, फिर आगे मूव किया, इस तरह से करके फॉरवर्ड आराम आराम से जो है वो मूव होता जा रहा है। जब ये 100 पूरे हो जाएंगे यूनिट्स, तो वो यहाँ पे स्टॉप कर जाएगा। ठीक है, मतलब एक जो है वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने ऐसा आउटपुट जो है वो डिस्प्ले भी करवाया हुआ है कि आपको पता चले कि किस तरह से जो है ये लाइन डिस्प्ले होती है। ये मैंने बेसिकली विजुअल स्टूडियो जो कोड है वहां पे मैंने प्रॉपर ये कोड रन भी किया है, और ये जो इसकी आउटपुट है ये हमारे सामने डिस्प्ले हो गया। और आगे लिखा हुआ है टर्टल डॉट डन। अब ये भी एक फंक्शन है, ये फंक्शन क्या करता है कि ये हमारे सामने विंडो को ओपन रखते हैं ताकि हम लोग अपनी आउटपुट को देख सके। अब हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं टर्टल की, विच इज एग्जाम्पल 2। इसमें भी सबसे पहले तो हम लोगों ने टर्टल को इंपोर्ट कर लिया, मतलब एक ड्राइंग टूल को हम लोग लेके आ गए हैं, उसको डाउनलोड कर लिया। उसके बाद हम लोग एक पेन को लेके आ रहे हैं। अब आगे हम लोगों ने क्या लॉजिक लिखी है, 4i in range 36। यहाँ पे हम लोग लूप यूज कर रहे हैं और हम उसकी जो है वो एक तरह से एंडिंग जो पॉइंट है वो सेट कर रहे हैं कि कहाँ तक लूप चलना चाहिए। जो 36 है वहां तक हमारा लूप चलेगा। आगे लिखा हुआ है t.forward 100 के, मतलब कितना ये आगे इस तरह से करके कितना जाएगा, 100 यूनिट्स आगे जाएगा, आराम आराम से करते करते ये 100 यूनिट जाएगा। और टी डॉट राइट का क्या मतलब है कि इसने जो है वो टर्न लेना है 170 डिग्री, ये टर्न लेगा। अब यहाँ पे देखें, ये इसकी आउटपुट मैंने शो करवाई है। पहले जब ये इतना सा हुआ था तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आउटपुट का, और उसके बाद फिर जब ये पूरा कंप्लीट हुआ तो मैंने जो है वो इसका स्क्रीनशॉट लिया। देखिए इसने टर्न लेता गया और एक तरह से एक सर्कल बन गया। ठीक है, एक ब्यूटीफुल सा यहाँ पे जो है वो आपको एक मतलब सर्कुलर शेप, एक सर्कुलर पैटर्न शो हो रहा है। ये कैसे शो, सर्कुलर कैसे, क्योंकि ये 170 डिग्री इसने टर्न लिया हर दफा। ठीक है, जब जब ये चला उतनी दफा इसने 170 डिग्री टर्न लिया। और ये जो आपको सीधी ऊपर इस तरह से करके लाइंस नजर आ रही हैं यहाँ पे इस तरह से करके, ये हम लोगों ने टी डॉट फॉरवर्ड के थ्रू शो करवाई है। उसके बाद यहाँ पे हमारा कोड कंप्लीट हो गया, तो मैंने यहाँ पे ये फंक्शन यहाँ पे यूज कर लिया, टर्टल डॉट डन। तो आपको आई होप सो ये समझ आया होगा कि किस तरह से हम लोगों ने ये किया है। अब नेक्स्ट हमारे पास है पाइथन लाइब्रेरीज कुछ हैं, जैसे मैथ लाइब्रेरी होती है। लाइब्रेरीज का क्या काम क्या होता है, पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। जो लाइब्रेरीज होती है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ कोड लिखा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग मैथ की लाइब्रेरी यूज करें, जब हम लोगों ने कोई मैथ का फंक्शन यूज करना होगा तो उसके लिए हम लोग मैथ की लाइब्रेरी यूज कर लेंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो टर्टल की लाइब्रेरी यूज कर ली है क्योंकि हमें टर्टल चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने कोई ग्राफ प्लॉट करना है, जैसे इस तरह से करके ना कोई ग्राफ होता है, तो उसके लिए फिर हम लोग क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग प्लॉट की जो लाइब्रेरी है उसको हम लोग जो है वो इंपोर्ट कर लेते हैं। तो जो भी हम लोगों ने फंक्शन यूज करना होता है उसके अगेंस्ट कोई ना कोई लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर उस फंक्शन का कोड होता है बेसिकली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने मैथ की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, और मैथ का ही एक फंक्शन है स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट एक मैथ का फंक्शन है, तो हमने उस फंक्शन को यूज कर लिया। कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी बने होते हैं, हमें नहीं बनाने पड़ते। हम लोग सिर्फ उन फंक्शंस को यूज करते हैं, उनको बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। ठीक है, अब उन लाइब्रेरीज के अंदर बेसिकली इन फंक्शंस का कोड लिखा होता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा टाइम सेव हो जाए, हमें दोबारा से उस कोड को ना लिखना पड़े। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसकी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो एक मैथ नाम की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, और उसके अगेंस्ट उसका जो फंक्शन था स्क्वायर रूट का वो हम लोगों ने यूज कर लिया, ताकि हम इसका कोड ना लिखना पड़े, हमें दोबारा से इसकी लॉजिक ना बनानी पड़े, किस तरह से स्क्वायर रूट फाइंड होता है हमें उसकी लॉजिक ना लिखनी पड़े। तो हम लोग जो है वो यहाँ पे इसको यूज कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट करवाना था 25 का क्या स्क्वायर रूट होता है, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट का फंक्शन यूज किया। आगे लिखा मैथ डॉट, ठीक है, मैथ डॉट मतलब उसकी लाइब्रेरी को भी हमने साथ में यूज करना होता है, मैथ डॉट स्क्वायर रूट। ठीक है, और आगे 25 का स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड करो, तो इसका आंसर क्या होगा, इट्स आंसर विल बी 5। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों ने एक रैंडम नाम की वेरिएबल सॉरी लाइब्रेरी को यूज किया। अब रैंडम नाम की लाइब्रेरी को हमने इसलिए यूज किया है कि हम लोग चाहते थे कि 1 से लेके 100 तक जितने भी नंबर्स हैं उसमें से कोई भी रैंडम 5 नंबर्स हमारे सामने डिस्प्ले हो जाए। हम लोग ये चाहते थे, हम लोग खुद नहीं चूज करना चाहते थे, हम कहते थे बस कुछ भी जो है वो हमारे सामने नंबर शो हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी रैंडम नंबर आ सकता है, 10 हमारे सामने शो हो गया, 14, 17, 87, 99, ये रैंडम हमारे पास नंबर शो हो गए। तो हमारे सामने कोई भी रैंडम 5 नंबर्स जो हम लोगों ने करवाने थे, तो हम लोगों ने उसके लिए रैंडम नाम की वेरी जो लाइब्रेरी है उसको यूज कर लिया।
अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं नंबर्स। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया और उसको हम लोगों ने क्या वैल्यू असाइन कर दी, उसको हम लोगों ने एक एम्प्टी वैल्यू असाइन कर दी कि इसके अंदर जो है बाद में वैल्यूज आएंगी। अभी ये एम्प्टी है, कैसे वैल्यूज आएंगी वो हम लोग देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करें, फॉर लूप को यूज करें और जिसका एंडिंग पॉइंट है 5 है, मतलब 5 वैल्यूज जो हैं वो मतलब 5 टाइम्स हमारा लूप चलेगा। अब हम लोग यहाँ पे एक जो है वो जो रेंडम फंक्शन है हम उसको यूज करेंगे, नंबर्स डॉट अपेंड रेंडम डॉट रैंड इंट 100। इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर्स नाम का हम लोगों ने वेरिएबल क्रिएट किया इसके अंदर वैल्यू जाए, ठीक है, डॉट अपेंड मतलब इसके अंदर वैल्यूज जाए, कौन सी वैल्यू जाए, कोई भी रैंडम वैल्यूज चले जाएं। कौन सी रैंडम वैल्यूज, जो 1 से लेके 100 के दरमियान कोई भी रैंडम वैल्यूज हैं वो इस एम्प्टी एरे के अंदर स्टोर हो जाए। कितनी वैल्यूज स्टोर हों, 5 वैल्यूज। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है ये 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमने लूप चलाया है और लूप जो है वो 5 टाइम्स यहाँ पे चलेगा। सॉरी, 4 टाइम हमारा लूप चलेगा क्योंकि यहाँ पे जो है वो लास्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे 5 है। ओके, अब हमारे पास जो है वो यहाँ पे रेंडम नंबर्स आ जाएंगे और उसके बाद हम लोग चाहते हैं कि हम देख सकेंगे कौन से रैंडम नंबर्स जो हैं वो यहाँ पे नंबर्स नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हुए हैं। तो उसको प्रिंट हम लोग करवा लेते हैं प्रिंट फंक्शन के थ्रू। रैंडम नंबर और आगे नंबर्स के अंदर जो भी वैल्यू आई होगी, रैंडम वैल्यूज आई होंगी, वो हमारे सामने शो हो जाएंगी। उसके बाद एक और चीज हम लोग चाहते हैं कि जो भी हमारे पास वैल्यूज आए उसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो वो भी हमें पता चले। तो इसके लिए फिर हम लोगों ने एक मैक्स नाम का जो फंक्शन है उसको यूज किया है, प्रिंट मैक्सिमम और आगे कोमा और आगे जो है यहाँ पे हमने लिख दिया मैक्स नंबर्स। किस नंबर्स के अंदर जितने भी नंबर्स आए हैं रैंडम नंबर, उसमें से जो भी मैक्सिमम नंबर है वो यहाँ पे शो हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मिनिमम नंबर देखना चाहते थे तो हमें मिन लिखना था और आगे हम लोग नंबर्स लिखते तो हमारे पास जो है वो जो भी उसके अंदर मिनिमम वैल्यू थी वो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाती। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास फंक्शंस आ जाते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा भी था, वो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस थे जिनका कोड हमें नहीं लिखना पड़ता था, जस्ट हमें उनको यूज करना होता था। लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाएंगे, ऐसे फंक्शंस जिसकी लॉजिक भी हमें खुद लिखनी है और हम खुद उसको यूज करेंगे। और फंक्शंस बनाने का वे क्या होता है, क्या सिंटेक्स होता है कि सबसे पहले हमें DEF लिखना होता है, मतलब हम फंक्शन को खुद से डिफाइन करते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे DEF लिखते हैं। उसके बाद हम फंक्शन का नाम लिखते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी एक जो है वो कह सकते हैं कि मीनिंगफुल नाम हम लोग रख लेंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इसका नाम रख लिया ग्रीट, और उसके बाद इस तरह से करके हमें पैरेंथेसिस यूज करने होते हैं और उसके बाद जो है हमें यहाँ पे कॉलन लिखना होता है। अब हम लोग जो है वो एक फंक्शन बना रहे हैं और वो फंक्शन क्या करेगा, वो फंक्शन हेलो को प्रिंट करेगा क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिंट। अब हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने फंक्शन को डिफाइन किया। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। ओके, अब हम लोग यहाँ यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन कर लिया, मतलब हम लोगों ने एक दफा फंक्शन को क्रिएट कर लिया, फंक्शन को बना लिया। जब हम लोग फंक्शन को बना लेते हैं तो हमें उसको यूज भी करना पड़ता है। जब तक हम उसको यूज ना करें ना, वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं करता। ठीक है, ये फंक्शन हम लोगों ने बना लिया, यहाँ तक ये लाइन हमने नहीं लिखी। तो हेलो नाम, सॉरी, जो हेलो वर्ड है ये प्रिंट नहीं होगा। कब प्रिंट होगा? जब हम इसको कॉल करेंगे। इस लाइन को बोलते हैं फंक्शन कॉल। और कॉल करने का वे क्या होता है कि हम लोगों ने फंक्शन का जस्ट नाम लिखना होता है और उसके बाद पैरेंथेसिस, इट्स मीन कि हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लिया। एक और हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल 2 है जिसमें हम लोग एक चेक प्राइम के नेम से एक फंक्शन बना रहे हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया DEF चेक प्राइम, हमने नाम रख दिया और उसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे एन एक वेरिएबल स्टोर कर लिया। ये एन हम लोगों ने पैरेंथेसिस में क्यों लिखा है, इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू आएगी, जिस वैल्यू को चेक करना है ना कि ये नंबर प्राइम है या नहीं, वो नंबर यहाँ पे आएगा और इस नंबर को यहाँ पे चेक किया जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे कंडीशन यूज कर रहे हैं कि इफ एन इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 1। अगर यूजर ने ऐसा कोई नंबर एंटर कर दिया है कि या तो वो मतलब नेगेटिव नंबर है, ठीक है, या वो 1 के इक्वल है, मतलब या तो वो 1 से लेस है या वो 1 के इक्वल है, तो हम खुद ही ऑटोमेटिकली उसको कह देंगे कि नॉट प्राइम। ठीक है, रिटर्न मतलब उसके सामने कौन सी वैल्यू को रिटर्न किया जाए, नॉट प्राइम। उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर स्टार्ट 2 से होते हैं। ठीक है, 2 से ऑनवर्ड्स जो है वो आगे प्राइम नंबर को चेक किया जाता है। तो 2 से पहले कोई नंबर प्राइम है ही नहीं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पहले ही कंडीशन लगा देते हैं कि अगर वो नंबर 1 हो या 1 से लेस हो तो मतलब कोई ऐसा नंबर है ही नहीं कि उसमें कोई भी प्राइम नंबर आए। उसके बाद हम लोग आगे लूप लगा देते हैं। क्यों लूप लगाना है? देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम लोग 5 को चेक करना चाहते हैं कि ये प्राइम है या नहीं है, तो क्या लॉजिक होती है। देखिए, 5 से जितने भी लेस नंबर होते हैं ना, हम उन सब को डिवाइड करते हैं किस
मतलब इस 5 के साथ, और अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है ना, तो वो नंबर जो है वो प्राइम नहीं होता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 5 से लेस कितने नंबर है? 5 से लेस हमारे पास जो है वो 2 है और 3 है, ठीक है, और 4 है। इसको हम लोगों ने चेक करना है। हम लोग 2 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, इट्स मीन कि नहीं है ये प्राइम। दोबारा से इसको हम लोग 3 के साथ भी चेक करेंगे कि क्या ये प्राइम है या नहीं, 3 1 ज़ा 3 और 2 आ रहा है, मतलब 0 तो नहीं आ रहा, इट्स मीन ये प्राइम नहीं है। फिर उसके बाद सॉरी, ये प्राइम है, अभी तक है, आगे देखते हैं कि आगे है कि नहीं है। फिर हम लोग उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 1 आ रहा है। अगर किसी भी केस में 0 आ जाता है, इट्स मीन कि वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है। अब देखें, यहाँ भी 0 नहीं आया, यहाँ भी 0 नहीं आया, यहाँ भी 0 नहीं आया, इट्स मीन कि 5 नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये इसके पीछे लॉजिक है। अब हमने इसका कोड लिखना है कि यहाँ पे हम लोग जो है वो लूप यूज कर रहे हैं जो कि 2 से स्टार्ट होगा। 2 से क्यों स्टार्ट होगा? क्योंकि उससे पहले कोई ऐसा नंबर नहीं है जो प्राइम हो, 2 ही प्राइम नंबर है, तो 2 से हम लोग स्टार्ट करें। और कहाँ तक जो है वो हमारा लूप चलेगा, जहां तक जो है वो हम लोग नंबर, जिस नंबर को चेक करना चाह रहे हैं उस नंबर तक जो है वो हमारा लूप चलेगा। फॉर एग्जाम्पल जो है हम लोग नंबर चेक करना चाह रहे हैं 7, तो ये 2 से स्टार्ट होकर 7 तक जितने भी नंबर्स आएंगे, उन नंबर को आई के साथ क्या किया जाएगा, उसका जो है वो मोड लिया जाएगा। और अगर हमारे पास आंसर आ जाता है 0, ठीक है, तो हम लोग कह देंगे कि वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है। जैसे हम, मैंने आपको यहाँ पे इसकी एग्जांपल भी करके दिए। फॉर एग्जांपल हम लोग चेक करना चाहते हैं 4 को, ठीक है, 4 से कितने नंबर लेस हैं, 2 है और 3 है, तो हम लोग 2 को डिवाइड करते हैं 4 के साथ, 2 2 ज़ा 4, 0 आ गया, इट्स मीन कि प्राइम नंबर है ही नहीं, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी कि अगर 0 आ जाए तो इट्स मीन कि वो नंबर प्राइम नहीं है। और अगर ऐसा नहीं आता, 0 नहीं आता, तो फिर हम लोग कह देंगे कि एल्स रिटर्न प्राइम, कि वो प्राइम नंबर है, तो फिर क्या क्या शो कर दो, प्राइम शो कर दो। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोगों ने एक फंक्शन बना दिया, उसकी लॉजिक कंप्लीट होगी। अब उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नम नाम का वेरिएबल नम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं। और उसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर करेंगे, उसके अंदर यूजर से कहेंगे कि कोई ना कोई वैल्यू एंटर करो। ठीक है, यूजर वैल्यू एंटर करेगा, उसके बाद हम लोग प्रिंट कर देंगे। क्या प्रिंट करेंगे, यहाँ पे चेक प्राइम के फंक्शन को हमने क्या कर दिया, कॉल कर दिया। यहाँ पे इस लाइन को बोलेंगे फंक्शन कॉल के, क्या प्रिंट करो, जो इसके अंदर फंक्शन लिखा हुआ है इसको प्रिंट करो। अब इस फंक्शन को ऑब्वियसली एज इट इज तो नहीं प्रिंट कर देगा, बल्कि इस फंक्शन को वो चलाएगा, एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ये इस लाइन को एग्जीक्यूट किया जाएगा, मतलब यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा ना, नेक्स्ट लाइन पे ये लिखा होगा चेक प्राइम नम। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन कॉल, जैसे ही फंक्शन कॉल को एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो फंक्शन डेफिनेशन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब जो भी यूजर वैल्यू एंटर करेगा उसको फौरन से चेक किया जाएगा, क्योंकि लॉजिक कहाँ पे लिखी हुई है, लॉजिक ये लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ ऐसे चेक किया जाता है, इसको वो एग्जीक्यूट करेगा और फिर जो भी इसका आंसर आएगा उसको फिर यहाँ पे प्रिंट कर देगा थ्रू प्रिंट फंक्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन कॉल। मतलब हम लोग फंक्शन को यूज यहाँ पे कर रहे हैं, बनाया हमने ऊपर है, तो एक जगह हमने बनाना होता है, उसके बाद हमने उसको यूज करना होता है। और यूज करने का क्या तरीका होता है कि हमने उसका नाम लिखना होता है, और पैरेंथेसिस के अंदर जो है वो हम लोग वहां पे नंबर एंटर कर देंगे। ओके, एक और हम लोग फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन हम लोग रेक्टेंगल का बनाते हैं, और रेक्टेंगल का फंक्शन क्या करेगा, चेक करेगा, मतलब इसमें जो है वो यूजर दो वैल्यू एंटर करेगा, एक लेंथ और एक विड्थ, दोनों की वैल्यूज को वो मल्टीप्लाई करेगा और आंसर दे देगा। ये फंक्शन का काम होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे DEF लिख दिया कीवर्ड, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है वो फंक्शन का नाम लिख रहे हैं रेक्टेंगल अंडरस्कोर एरिया। आपने जो है वो फंक्शन का नाम कभी भी इस तरह से आप नहीं रख सकते कि आप जो है वो बीच में स्पेस दे दें, तो आप स्पेस नहीं दे सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर लिख दिया। अब जो है वो इस पैरेंथेसिस के अंदर दो वैल्यूज आ रही है, एक लेंथ और विड्थ। ये कौन सी वैल्यूज है, ये यूजर वैल्यू एंटर करेगा, लेंथ की भी और विड्थ की भी। और ऑटोमेटिकली जो फंक्शन है ये क्या करेगा, ये एरिया कैलकुलेट कर देगा, एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। मतलब ये क्या क्या काम कर रहा है फंक्शन, कि लेंथ और विड्थ की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहा है और आंसर कहाँ पे जो है वो स्टोर कर रहा है, एरिया के अंदर। और उसके बाद जो है वो उस एरिया का जो भी आंसर होगा उसको वो रिटर्न कर देगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक एल नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, जिसके अंदर जो है वो हम लोग यूजर से वैल्यू ले रहे हैं कि वो यूजर जो है वो लेंथ की वैल्यू एंटर करे,
उसके बाद जो है वो यहाँ पे हम लोग एक w नाम का वेरिएबल क्रिएट करें और उसके अंदर फिर दोबारा से हम लोग यूजर से वैल्यू ले रहे हैं। फिर आगे हम लोग क्या करें, यहाँ पे हम लोग जो है वो इस वैल्यू को डिस्प्ले भी करवाना चाहते हैं। तो जो कुछ हम लोग प्रिंट फंक्शन के अंदर इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं वो एज इट इज डिस्प्ले होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फंक्शन कॉल करें, जैसे ही फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे यूजर की जो लेंथ और विड्थ की वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से मल्टीप्लाई हो गए और जो आंसर है वो रिटर्न हो जाएगा और यहाँ पे आके दोबारा से डिस्प्ले हो जाएगा। ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, ये इस तरह से करके ये जैसे ही जहाँ पे फंक्शन कॉल आएगा वहीं पे ये फौरन अपने फंक्शन की तरफ चला जाएगा, ठीक है, अपने फंक्शन के अंदर जो भी लॉजिक लिखी होगी वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो इसका सिंटेक्स कैसे लिखा हुआ है हर चीज जो है वो आपने लिख के प्रैक्टिस करनी है। तो आई होप सो आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है डिकम्पोजिशन का। डिकम्पोजिशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसमें ये होता है कि जो लार्ज प्रॉब्लम होती है ना, अब देखिए आपको कोई भी एक लार्ज प्रॉब्लम दी जाए तो आप उसको क्या इजीली सॉल्व कर सकते हैं, नहीं, आप क्या करोगे, आप उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दोगे। छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करने के बाद वन बाय वन हर पीस को जो है वो सेपरेटली सॉल्व करोगे। तो ये भी आसान है, या ये भी आसान है कि आपको एक लार्ज प्रॉब्लम दिया गया और आप एक ही साथ उस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करोगे, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम लोग कोई भी यही काम करते हैं कि जो भी हमें प्रॉब्लम दिया जाता है हम उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करते हैं, अलग अलग सॉल्व करते हैं और लास्ट में हमारे पास आंसर आ जाता है इजीली। सिमिलरली हमें यहाँ पे कहा गया है कि आपने क्या करना है, आपने यूजर से दो वैल्यू लेनी है, उसके बाद आपने उनका सम कैलकुलेट करना है और सम कैलकुलेट करने के बाद आपने उन वैल्यूज को डिस्प्ले भी करवाना है। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम था, हमने उसको छोटे छोटे तीन पीसेस में डिवाइड कर दिए, ठीक है, और तीनों के हमने अलग से फंक्शंस बना लिए। कि हम लोगों ने कैसे तीन पीसेस में डिवाइड किया कि पहले हम लोग यूजर से दो वैल्यूज लेंगे, ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने एक फंक्शन बना दिया। फिर हमने कहा कि हम लोग एक और फंक्शन बनाते हैं और वो फंक्शन क्या करेगा कि उन दो वैल्यूज को जो यूजर ने एंटर की होंगी वो उसको सम कर उनका जो सम है वो कैलकुलेट करके दे देगा। फिर तीसरे पार्ट में क्या होगा कि हम लोग एक और फंक्शन बनाते हैं और वो फंक्शन क्या करेगा कि जो भी रिजल्ट आएगा ना सम के बाद, सम को कैलकुलेट करने के बाद उसको डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे देखें एक पार्ट में हम लोगों ने क्या किया, हमने यहाँ पे तीन फंक्शंस बना लिए सेपरेटली। अब यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया इनपुट नंबर के नाम से कि यूजर जो है वो दो वैल्यूज एंटर करेगा। यहाँ पे देखें इस फंक्शन में क्या हो रहा है, ये फंक्शन जो है वो दो वैल्यूज ले लेगा यूजर से। यहाँ पे a इक्वल टू इनपुट का फंक्शन हमने यहाँ पे यूज कर लिया, यूजर जो है जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो इस a नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। सिमिलरली जो b वैल्यू यूजर जो है वो एंटर करेगा वो b नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद जो दोनों वैल्यूज हैं वो उसको रिटर्न कर देगा ये फंक्शन। उसके बाद हम लोगों ने एक और फंक्शन बनाया कैलकुलेट सम के नाम से, जो कि क्या कर रहा है, जो जो भी दो वैल्यूज हैं उन दोनों को ऐड करने के बाद उसको वो रिटर्न कर रहा है। थर्ड हम लोगों ने एक और फंक्शन बनाया डिस्प्ले के नाम से, वो क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा किसको, जो सम आया है उसको। अब ने यहाँ पे रिजल्ट लिखा है, क्यों, क्योंकि जो भी वेरिएबल आप एक दफा यूज कर रहे हैं आपने हमेशा उसी को यूज करना है। तो यहाँ पे जो है वो उसका रिजल्ट कैलकुलेट हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ए और बी इक्वल टू इनपुट नंबर्स। अब देखें ये दो वेरिएबल्स, इनके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है, इनकी वैल्यूज जब इसको कॉल किया जाएगा और ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे इसका कौन सा फंक्शन था, ये फंक्शन था, जैसे इसको कॉल किया जाएगा तो ये फंक्शन डेफिनेशन पे जाएगा और यूजर से ये फंक्शन क्या कर रहा है, यूजर से दो वैल्यूज ले रहा है और जो दो वैल्यूज होंगी वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे कोई वेरिएबल क्रिएट किया रिजल्ट, उसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, उसके अंदर ये वाली वैल्यू स्टोर होगी। ये अगेन क्या है, ये दोबारा से फंक्शन कॉल है कैलकुलेट सम के नाम से जो फंक्शन है। अब ये इसको कॉल करेगा, ये यहाँ पे आएगा, इस फंक्शन को वो एग्जीक्यूट करेगा और ये फंक्शन क्या काम करे, दो वैल्यूज को ऐड करे, ये दो वैल्यूज को ऐड करे वो यहाँ पे जाके इसको स्टोर कर देगा। फिर आगे लिखा हुआ है प्रिंट रिजल्ट, तो जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे जो है वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, दोबारा से फंक्शन कॉल किया और इसका जो है ये क्या कर रहा है, ये डिस्प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से करके हम लोग जो है वो छोटे छोटे पीसीस में इसको डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है, जैसे क्यूब का ऑपरेशन हो गया। क्यूब हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जो भी हमारे पास नंबर होता है हम उसको जब थ्री टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उस तरह से क्यूब फाइंड आउट होता है। तो वो हम लोगों ने उसका कोड लिख लिया कि हम लोगों ने एक नम नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है जिसमें जो है वो हम लोग यूजर से कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं। इसका क्यूब कैसे करवाएंगे कि जो भी हमारे पास नंबर होगा उसको थ्री टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई किया जाए और उसका जो आंसर है वो प्रिंट फंक्शन के थ्रू डिस्प्ले किया जाएगा। सिमिलरली एक और हम लोग जो है वो ऑपरेशन देख लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट का, जो कि आपने बहुत दफा देखा होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्र माइनस फोर ए सी। इस तरह से करके हम लोग जो है वो
डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, ये फॉर्मूला होता है। तो इसके हम लोग लॉजिक लिख लेते हैं। बेसिकली इसमें कितने वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, इसमें 3 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, एक हो रहा है ए, एक हो रहा है बी और एक हो रहा है सी। तो इनकी वैल्यूज कहाँ से आएंगी, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग यूजर से इनकी वैल्यूज ले लें। तो यूजर से हम लोग कैसे वैल्यूज लेंगे, हम लोग यहाँ पे एक ए नाम के वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उसके अंदर जो है वो हम लोग यूजर से वैल्यू ले लेंगे थ्रू इनपुट फंक्शन। सिमिलरली हम लोग जो है वो दोबारा से यूजर से वैल्यू लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे बी के अंदर जो है वो स्टोर हो जाएगी। फिर सिमिलरली हम लोग एक और जो थर्ड वैल्यू है वो हम लोग यूजर से लेंगे जो कि सी नाम की वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। फिर हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट नाम का, जिसके अंदर ये वाली वैल्यू स्टोर होगी। बेसिकली ये हमारे पास एक ऑपरेशन है। इसमें देखिए ये फॉर्मूला था ना बी स्क्र, तो हम लोग एज इट इज बी स्क्र नहीं लिख सकते। बी स्क्र का क्या मतलब है कि 2 टाइम्स बी है, तो हमने इसलिए 2 टाइम्स उसको बी लिख लिया और जो 2 टाइम्स बी है वो आपस में मल्टीप्लाई होगा। फिर उसके बाद फॉर्मूला में माइनस है तो हमने यहाँ पे माइनस लिख लिया। फिर फॉर मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लिख लिया और उसी तरह से आगे हमने मल्टीप्लाई करके सी लिख लिया। अब उसके बाद हम लोग कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर हो जाती है, इट्स मीन कि वो 2 रियल रूट्स आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है, 2 वैल्यूज आ जाती हैं हमारे पास। तो हम लोगों ने इसको प्रिंट भी करवा दिया 2 रियल रूट्स। एल्स इफ अगर जो है वो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर ग्रेटर देन 0 नहीं होती, मतलब अगर फॉर एग्जांपल हम लोग ये कह देते हैं कि वो 0 के इक्वल होती है, तो हम लोग कह देंगे कि एक हमारे पास रूट आया है तो वो प्रिंट कर देगा 1 रूट। और इसी तरह से अगर ये मतलब ना तो वो वैल्यू 0 से ग्रेटर होती है और ना ही वो वैल्यू 0 के इक्वल होती है, इट्स मीन कि वो 0 से लेस देन है, तो हम लोग जो है वो यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे कोई रियल रूट्स ही नहीं है, क्योंकि अगर 0 से वैल्यू कम आ रही है तो इट्स मीन नो रियल रूट। तो इस तरह से करके जो है वो हमने इसकी कंडीशंस लगा ली है और उसका जो आंसर है वो प्रिंट करवा लिए। अब उसके बाद टॉपिक आता है फाइल हैंडलिंग का। ठीक है, इसमें हम लोग किस तरह से फाइल को ओपन कर सकते हैं, कैसे फाइल को रीड आउट करेंगे, कैसे फाइल को क्लोज करना है। उसके लिए डिफरेंट फंक्शंस हैं। जैसे हम लोग जो है वो एक फाइल नाम का वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम लोग ओपन फंक्शन यूज कर लेते हैं। ओपन फंक्शन क्या करता है, बेसिकली जो फाइल होती है ना उसको ओपन करता है। अब उसके बाद हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में क्या चीज लिखी हुई है, ये फाइल का हम लोगों ने नाम लिखा हुआ है, उसका पाथ दे दिया है कि किस फाइल को ओपन करना है, वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद कोमा और आगे लिखती है डब्ल्यू। डब्ल्यू किस चीज को शो कर रहा है, फाइल को राइट करना, ठीक है, डब्ल्यू होता है राइट। और राइट का क्या मतलब है कि अगर हमने फाइल जो भी हमारे पास फाइल ओपन हो रही है उसके अंदर हमने कुछ चीज मतलब एडिट करनी है, कुछ हम लोगों ने एडिटिंग करनी है, कुछ लिखना है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इसको राइट मोड में ओपन कर लिया है। उसके बाद हम लोग चाहते हैं कि उस फाइल के अंदर हेलो लिखा हुआ आए, हम लोग खुद उसके अंदर हेलो लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने एक राइट का फंक्शन यूज किया और इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया हेलो, तो इस फाइल के अंदर हेलो लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद हमारा काम एंड हो गया। जब भी हम लोगों ने फाइल का काम एंड कर लिया उसके बाद हम लोगों ने फंक्शन यूज करना है क्लोज का फंक्शन, फाइल डॉट क्लोज, ठीक है, जिससे जो है हमारी फाइल क्लोज हो जाएगी। एक और हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। दोबारा से हम लोग फाइल नाम का वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, हम लोग यहाँ पे एक ओपन फंक्शन यूज कर रहे हैं जो कि इस फाइल को ओपन कर देगा। और किस मोड में ओपन करना है, रीड मोड में ओपन करना है। रीड मोड में जब हम लोग ओपन करते हैं तो अगर उसके अंदर हम लोग कुछ चीज एडिट करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तो हम लोग नहीं लिख सकते, जस्ट हम उसको रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक डेटा नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लिया जिसके अंदर जो है वो हम लोग क्या करें, फाइल डॉट रीड, मतलब जो भी फाइल का डाटा है वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। उसके बाद हम लोग चाहते हैं कि जो भी फाइल के अंदर डाटा है वो प्रिंट हो जाए, ठीक है, ताकि हम उसको देख सकें। तो उसके लिए हम लोग प्रिंट का फंक्शन यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग डाटा लिखते हैं क्योंकि जो भी फाइल का जितना भी डाटा है वो इस वेरिएबल के अंदर आ गया। उसके बाद हमारा काम खत्म हो गया तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे फाइल डॉट क्लोज कर दिया। एक और यहाँ पे हमारे पास जो है वो ट्राई एक्सेप्ट एग्जाम्पल है कि देखें किसी भी वजह से, किसी भी एरर की वजह से अगर फाइल नहीं ओपन हो रही, तो बजाय इसके कि वो फाइल क्रैश हो जाए तो उसकी जगह जो है वो हमारे हमारे सामने एक एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए हम लोग जो है वो यूज करते हैं ट्राई एक्सेप्ट, ठीक है, ट्राई लिखा, फाइल इक्वल टू ओपन, ठीक है, इस फाइल को ओपन कर दो, रीड मोड में ओपन करना है और जितना भी उसका कंटेंट है वो इस जो कंटेंट नाम का वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर कर दो और उसको प्रिंट करवा दो। फॉर एग्जाम्पल वो फाइल में कोई मसला था, वो ओपन नहीं हुई, तो बजाय इसके कि वो फाइल क्रैश हो जाए बल्कि हमारे सामने एक एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया है एक्सेप्ट फाइल नोट फाउंड एरर, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट कर देगा फाइल नोट फाउंड। तो ट्राई जो है वो हम लोग क्यों यूज करते हैं कि अगर किसी वजह से कोई एरर आ जाता है तो वो उस जो एक्सेप्ट है वो क्या करता है, उस एरर को हैंडल कर लेता है। ट्राई कोड दैट मे कॉज एरर, ठीक है, ट्राई मतलब वो जो है वो एक दफा उसको ओपन करेगा, कोई एरर आया तो एक्सेप्ट जो है उस एरर को हैंडल कर लेगा और हमारे सामने जो है वो उस एरर मैसेज को डिस्प्ले कर देगा और उसको वो प्रोग्राम को क्रैश नहीं करेगा।
फिर उसके बाद हमारे पास लिस्ट आ जाती है। लिस्ट कैसे हम लोग डिस्प्ले करवाते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल लिखते हैं जिसके अंदर जो है वो हम लोग लिस्ट को स्टोर करवा रहे हैं। लिस्ट को मतलब लिस्ट किस टाइप की होती है, उसके अंदर जो है वो इस तरह से करके लार्ज ब्रैकेट्स होती हैं और उसके अंदर हम लोग डाटा लिख रहे होते हैं। और इसके बाद अगर हमें लिस्ट को प्रिंट करवाना है तो ऑब्वियसली इस वेरिएबल के अंदर लिस्ट को स्टोर किया गया है तो एज इट इज उस वेरिएबल का नाम लिख लेते हैं। सिमिलरली एक और हमारे पास जो है वो वेरिएबल है नंबर्स नाम का, जिसके अंदर जो है वो ये सारी वैल्यूज स्टोर हुई हुई है। ठीक है, इसका जो सिंटेक्स है कि हमें इसको इसके लिए लार्ज ब्रैकेट्स यूज करनी है, बीच में हर नंबर को सेपरेट करने के लिए हम लोग कोमा यूज करते हैं, तो ये आपने इसको फॉलो करना होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सम नाम का वेरिएबल क्रिएट किया जिसको वैल्यू असाइन कर दी है 0। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर नम इन नंबर्स। इसका क्या मतलब है कि जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, ये देखिए ये नंबर्स नाम का वेरिएबल है ना, इसमें क्या करना है, आपने वैल्यूज को सम करते जाना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सम प्लस इक्वल टू नम, के अभी तो स्टार्टिंग में हमारे पास सम की वैल्यू 0 है, लेकिन हर दफा जितनी दफा लूप चलेगा इसके अंदर वैल्यूज आती जाएंगी। ठीक है, जैसे फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो 10 वैल्यू होगी, फिर 20 होगी, फिर 30, और इन सब को आपस में क्या करते जाओ, ऐड करते जाओ, और जो भी वैल्यूज बनती जा रही हैं वो इस सम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो। स्टार्टिंग में तो वैल्यू 0 थी, लेकिन लास्ट में जब ये सब वैल्यूज ऐड हो जाएंगी तो जो भी वैल्यू आएगी वो सम नाम के वेरिएबल की वैल्यू होगी। अब उसके बाद हम इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट का फंक्शन यूज किया, या एज इट इज शो हो जाएगा, और जो भी यहाँ पे सम की वैल्यू होगी आफ्टर कैलकुलेशन तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद हम उसका एवरेज जो है वो शो करवाना चाहते हैं, तो एवरेज का फॉर्मूला होता है कि जो भी हमारे पास वैल्यूज हैं उनको जब हम लोग सम करेंगे तो जो भी आंसर होगा उसको हमें डिवाइड करना होगा लेंथ नंबर। इसका क्या मतलब है कि जितने भी टोटल नंबर्स हैं, जैसे इस केस में 1 2 3 4 5 5 वैल्यूज हैं, तो उसको 5 के साथ डिवाइड कर दो, मतलब ऐड करने के बाद जो भी आंसर आया उसको 5 से डिवाइड करो तो उसका एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा। अगर हमें कहा जाए कि जो भी आपके पास लिस्ट है उसको सॉर्ट करना है तो हम लोग एक फंक्शन यूज कर लेते हैं डॉट सॉर्ट का। तो अब जैसे ये लिस्ट में है ना 5291, तो हम लोगों ने उसके बाद सॉर्ट का फंक्शन यूज किया है, और सॉर्ट का फंक्शन यूज करने के बाद क्या, आफ्टर सॉर्टिंग हमें पता भी चले कि ये सॉर्ट हुआ है या नहीं, तो हम लोग जो है वो यहाँ पे प्रिंट का फंक्शन यूज कर लेते हैं ताकि हमारे पास वैल्यूज डिस्प्ले हो जाए। तो ये सॉर्ट कैसे होंगी, पहले 1 शो हो जाएगा, फिर 2, फिर 5 और फिर 9। उसके बाद हमारे पास जो है ये लिस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपसे किस किस टाइप के क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, जैसे सिंगल लिस्ट होती है जिसमें जो है वो आप ये कह सकते हो, सिंगल लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसके अंदर सिर्फ एक रो होती है। जैसे यहाँ पे हम लोग ने एक नंबर नाम का वेरिएबल क्रिएट किया जिसके अंदर ये लिस्ट जो है वो स्टोर करवा दी है, और इसके अंदर एक ही रो है, और उसके बाद हमने इसको प्रिंट करवा दिया है। तो इस तरह से करके हम उसको प्रिंट करवा लेते हैं अगर किसी एलिमेंट को हमने एक्सेस करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ 10 डिस्प्ले हो, पूरी लिस्ट डिस्प्ले ना हो बल्कि 10 डिस्प्ले हो, तो हम लोग इंडेक्स नंबर के थ्रू उसको एक्सेस करवाते हैं। ठीक है, या उसको डिस्प्ले करवाते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे प्रिंट का फंक्शन यूज किया, इन्वर्टेड कॉमास में जो जो कुछ लिखा हुआ है एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद इस लिस्ट को जहां पे हमने स्टोर किया है, जैसे नंबर्स नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है, तो कॉमा डालने के बाद वो वेरिएबल लिखना होगा। उसके बाद हमें यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट्स यूज करनी है और 0 लिख दिया। ठीक है, मतलब उसका इंडेक्स नंबर लिखना होगा। जैसे जो भी फर्स्ट एलिमेंट होता है लिस्ट के अंदर उसका इंडेक्स नंबर होता है 0। ठीक है, नेक्स्ट आगे 1 2, जैसे 10 का इंडेक्स नंबर 0 होगा। ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है। आगे 20 का इंडेक्स नंबर 1 होगा। 30 का इंडेक्स नंबर 2 होगा। तो अब हमें जो है वो 10 को डिस्प्ले करवाना था, तो यहाँ पे हमने इंडेक्स नंबर लिख लिया 0। इट्स मीन इसकी क्या वैल्यू आएगी, 10 आएगी। और आगे हम लोगों ने लिख दिया लास्ट एलिमेंट को, अगर हम लोगों ने जो है वो शो करवाना है तो हम लोग लास्ट एलिमेंट का यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट ऐड करना है तो उसके लिए हम लोग अपेंड का फंक्शन यूज करते हैं, नंबर्स डॉट अपेंड 40, के जो भी हमारे पास लिस्ट है उसके एंड पे एक नंबर ऐड कर दो। जैसे हम लोग चाहते हैं कि 30 के बाद 40 लिखा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे अपेंड का फंक्शन यूज कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया 40, तो ऐड हो जाएगा लास्ट पे 40। और अगर हम लोग चाहते हैं कि बीच में या किसी भी स्पेसिफिक नंबर पे जाके जो है वो नंबर स्टोर हो, तो हम लोग जो है वो उसकी पोजीशन लिख लेते हैं कि इस पोजीशन पे जाके, अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि 1, इंडेक्स नंबर 1 पे जाके 15 को ऐड कर दो, तो उसके लिए हम लोग इंसर्ट का फंक्शन यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो है इस टाइम इस लिस्ट के अंदर इस जो 20 है वो इंडेक्स नंबर 1 पे है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इसकी जगह क्या लिखा हुआ आ जाए, 15 लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, क्योंकि ये इंडेक्स नंबर 1 है, तो यहाँ पे 15 लिखा हुआ आ जाएगा और जो 20 है वो आगे मूव कर जाएगा। तो इस तरह से करके अगर हमने बीच में कोई नंबर ऐड करना है तो उसके लिए हम इंसर्ट का फंक्शन यूज करते हैं। अगर एट द एंड हम लोगों ने कोई वैल्यू ऐड करनी है तो हम लोग अपेंड का फंक्शन यूज करते हैं। और उसके बाद हम लोग चाहते हैं कि जो भी हम लोगों ने वैल्यूज ऐड की हैं
लास्ट पे ऐड की हैं या बीच में कोई ऐड की हैं, तो वो डिस्प्ले भी हो जाए, तो उसके लिए फिर हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट का फंक्शन यूज़ कर लिया। उसके बाद जो है, अगर हमने कोई लूप यूज़ करना है तो हम लोग लूप को भी यूज़ कर सकते हैं, और लूप को हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। फिर आगे 2D लिस्ट भी आ जाती है, जिसमें मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, और उसको अगर हम लोग को एक्सेस करना है तो एक्सेस करने का वे ये होता है कि हम लोग जो है वो ये वेरिएबल लिखते हैं, और उसके बाद हमें यहाँ पे रो को भी डिफाइन करना होता है और कॉलम को भी डिफाइन करना होता है। जैसे रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 2, अगर हमने इसको जो है वो प्रिंट करवाना था तो हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ इस लाइन को हम लोग प्रिंट करवा देंगे। अगर हमने कोई न्यू रो ऐड करनी है तो इस तरह से करके हम लोग अपेंड का फंक्शन यूज करेंगे, और लास्ट में जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसके लास्ट में ये वाली रो ऐड हो जाएगी। इसी तरह से अगर हमने किसी स्पेसिफिक रो पे जाके ऐड करना है तो वो हम लोग जो है उसका मतलब वो रख देते हैं। जैसे यहाँ पे ऐड एलिमेंट इन फर्स्ट रो, कोई भी एलिमेंट अगर हमने फर्स्ट रो में ऐड करना है तो हम लोग जो है वो इस तरह से करके मैट्रिक्स 0 डॉट अपेंड 100 के आगे, मतलब वहां पे जाके 100 को अपेंड कर दो। इस तरह से करके हम लोग उसको जो है वो शो करवा सकते हैं। इसकी आउटपुट भी आपको यहाँ पे शो हो रही होगी कि स्टार्टिंग में हमारे पास जो ओरिजिनल लिस्ट ये थी, उसके बाद हमने इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट को शो करवा दिया, सेकेंड एलिमेंट को हम लोगों ने एक्सेस कर लिया, जब हमने ऐड किया तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर इसी तरह से अगर हमने कोई वैल्यू ऐड करनी है, किस तरह से मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं, ये इसकी जो है वो आउटपुट आती गई है। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग का क्या मतलब होता है कि हम लोग जो है वो जो कोड होता है ना उसके स्मॉल पार्ट्स को हम लोग टेस्ट टेस्ट कर रहे होते हैं कि क्या वो ठीक तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। जैसे हमारे पास कोई भी लार्ज कोड है, उसके हम लोग छोटे छोटे पीसेस को चेक करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल लार्ज कोड के अंदर हम लोगों ने ऐड भी किया हुआ है, मल्टीप्लाई भी किया हुआ है, सब्ट्रैक्ट भी किया हुआ है, और डिवाइड भी किया हुआ है। तो पहले हम लोग देखेंगे क्या जो हम लोगों ने जो ऐड का फंक्शन बनाया था क्या वो ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अगर हम लोग सिर्फ ऐड के फंक्शन को चेक करेंगे, इट्स मीन कि हम लोग यूनिट टेस्टिंग करें, मतलब स्मॉल पार्ट पार्ट को जो है वो हम लोग चेक करेंगे क्या वो ठीक तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है कि हमें एरर बहुत जल्दी फाइंड आउट हो जाता है, क्योंकि हम छोटे छोटे पीसेज में से अगर हमें एरर निकालना पड़े तो इजीली हम लोग उसको निकाल सकते हैं, उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे कोड की क्वालिटी भी बहुत इंप्रूव होती है और टाइम भी बहुत सेव होता है डिबगिंग में, आपको फौरन से एरर मिल जाता है। अब जैसे हमारे पास एक रॉन्ग कोड था, ठीक है, अब जैसे इस लाइन के अंदर प्रॉब्लम था प्रिंट ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, तो इसमें जो है वो कोई नो आइडेंटिटेशन। आइडेंटिटेशन क्या होता है कि जब हम लोग कोई फंक्शन लिखते हैं तो यहाँ पे हमें स्पेस चाहिए होती है, उसके बाद हमने प्रिंट लिखना होता है। तो ये इशू था, तो हम लोगों ने इसको ठीक करके कैसे लिख दिया, इसको हम लोगों ने ठीक करके इस तरह से लिख दिया कि यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस आनी चाहिए, और उसके बाद जो है हमने कोड को लिखना होगा। सेकंड प्रॉब्लम यहाँ पे ये था कि हमने प्रिंट लिखा, जब भी हम लोग फंक्शन यूज करते हैं तो हमने उसको रिटर्न उसकी वैल्यू को रिटर्न करवाना होता है, प्रिंट नहीं लिखना होता। तो ये प्रॉब्लम था। फिर नेक्स्ट लाइन में देखें, यहाँ पे हम लोगों ने जो फंक्शन का नाम क्रिएट किया है, इसका फंक्शन का नाम रखा है, उसके बीच में स्पेस दे दी है। तो हमने स्पेस नहीं देनी होती, बल्कि इस तरह से करके हमें जो है वो फंक्शन का नाम बनाना पड़ता है। ठीक है, बीच में हम अंडरस्कोर लिख लें। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे हमने एक और चीज यूज किया, assert। असर्ट हम तब यूज करते हैं कि हम जो है वो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बनाया मल्टीप्लाई का, जो क्या करे, दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करे। अब ना हमारे अकॉर्डिंग हम लोग अगर हम इसको देखें तो हम लोग ये कह देंगे कि अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए 2 और 3 को, तो आंसर क्या आएगा, 6। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है हम लोगों ने कह दिया कि नहीं, 5 आएगा। अब उसके बाद वैसे तो 6 आना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने कह दिया कि रिजल्ट जो है वो 5 आएगा। तो ये चीज गलत हो गया, मतलब हमारी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी वो गलत हो गया। असर्ट मतलब जब हम लोग खुद कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वाली वैल्यू आनी चाहिए थी, वो हम लोग असर्ट में लिख देते हैं। तो अगर आप देखें इस कोड में क्या इशू था, असर्ट रिजल्ट मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू 6 थी, और हमने कह दिया कि नहीं, हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 आए। हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने से तो 6 आएगा। तो असर्ट में हम लोग क्या चीज लिखते हैं, हम लोग अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखते हैं कि जब कैलकुलेशन हो जाएगी उसके बाद ये वैल्यू आएगी। तो इसलिए हम लोग असर्ट में वो चीज़ लिख रहे होते हैं, तब हम लोग असर्ट को यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर बाकी कुछ एरर्स हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक कोड ठीक तरीके से लिख दिया गया है। असर्ट जो है वो बेसिकली कंडीशन चेक करता है, अगर वो रॉन्ग होता है तो वो एरर शो कर देता है, और अगर वो ठीक होता है तो वो उसको आगे कंटिन्यू करता है। लास्ट वन है डिबगिंग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आपका पेपर में भी आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि इस कोड में क्या इशू है, इस कोड में क्या इशू है। तो वो कोड आपको उसके अंदर जो भी इश्यूज हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक नम नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, यूजर से हम लोगों ने वैल्यू ले ली है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे,
ओके, अब उसके बाद हम अगर यहाँ पे जो नंबर है वो हमारा जीरो से ग्रेटर होता है तो प्रिंट कर दो पॉजिटिव। अब इसमें क्या इशू है, इसमें सेंटेक्स इशू है कि यहाँ पे जो है वो कॉलन आना चाहिए था जबकि हमने यहाँ पे नहीं लिखा। तो ये मसला था। अब इसमें हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास स्पेस आनी चाहिए थी, ठीक है, जिसे आइडेंटिफिकेशन एरर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्पेस सेट कर दी है। यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास जो वेरिएबल का नाम है नम है और हम प्रिंट करवाए नंबर को, नंबर तो कोई हमने वेरिएबल क्रिएट ही नहीं किया जिसकी कोई वैल्यू प्रिंट होगी, तो ये चीज़ गलत है। जो हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया है उसी को ही हमने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन में यूज करना होता है। तो यहाँ पे ये एरर था। फिर नेक्स्ट देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है नम इक्वल टू इंट, मतलब हम लोग यूजर से कोई ना कोई वैल्यू ले रहे हैं और उसको हम लोग 10 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमने जो है वो 10 से डिवाइड करना, तो ये गलत कोड है कि अगर फॉर एग्जांपल नम यूजर ने कोई ऐसा नंबर एंटर कर दिया जिसकी वैल्यू हमने दे दी जीरो, ठीक है, यूजर ने कोई वैल्यू जीरो दे दी, तो जीरो से तो कोई नंबर डिवाइड हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लॉजिक एरर कर दिया है। तो लॉजिक एरर को हम लोगों ने यहाँ पे ठीक किया कंडीशन यूज करते हुए कि अगर जो है वो नंबर डिवाइड होता है जीरो के साथ, मतलब अगर वो जीरो से डिवाइड नहीं होता, तब आगे जो है वो इस नंबर को मल्टी डिवाइड कर दो। मतलब हम लोग ने यहाँ पे कंडीशन सेट कर दिए कि अगर यूजर ने फॉर एग्जांपल जीरो से डिवाइड कर दिया है तो फिर उसको कह दो कि वो नंबर जीरो से डिवाइड नहीं हो सकता। और अगर ये चीज़ गलत है, ठीक है, मतलब अगर यूजर ने कोई वैल्यू एंटर कर दी जो जीरो से ग्रेटर है, तो फिर जो है वो इसको डिवाइड कर दो 10 के साथ, अदरवाइज जो है उसको मतलब एरर दे दो। फिर उसके बाद है इनफाइनाइट लूप। कुछ लूप्स जो है हम लोग ऐसे यूज कर लेते हैं जो कि इनकरेक्ट होते हैं और वो चलते रहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में आई की वैल्यू दे दी वन, ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे वाइल लूप यूज कर लिया आई इज स्मॉलर देन और इक्वल टू फाइव, कि जब तक जो आई की वैल्यू है वो फाइव से लेस है तब तक ये लूप चलता रहे। तो हर दफा आई की वैल्यू वन होगी, जितनी दफा लूप चलेगा आई की वैल्यू वन होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। तो ये हर दफा जो है वो लूप को चलाता जाएगा और इनफाइनाइट लूप चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि वन तो हमेशा जितनी दफा भी लूप चलेगा वन तो फाइव से कम होगा, क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ पे फाइव है। तो इसलिए हमें यहाँ पे जो है वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करना था, ताकि जब फर्स्ट टाइम लूप चले तो आई की वैल्यू वन हो, सेकंड टाइम लूप चले तो आई की वैल्यू टू हो, थर्ड टाइम लूप चले तो आई की वैल्यू थ्री हो, इस तरह से करके फाइव टाइम्स जो है हमारा वन से लेके फाइव टाइम तक लूप चले। अब देखिए, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं लेकिन हम उसको कॉल नहीं करते, तो ये चीज़ भी गलत है। कॉल करना होता है, कॉल करने का क्या तरीका होता है कि उस फंक्शन का नाम लिखते हैं और हम लोग पैरेंथेसिस यूज कर लेते हैं। तो ये चीज़ इसमें जो है वो मिस्टेक थी कि हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया। फिर कुछ ऑपरेटर्स जो है वो रॉन्ग होते हैं। जैसे देखें, यहाँ पे हमने लिख दिया कि अगर नंबर फाइव के इक्वल है तो प्रिंट कर दो इक्वल। तो जब हमने नंबर को इक्वल करना होता है तो उसके लिए हम लोग इक्वल टू का ऑपरेटर यूज करते हैं। तो ये कुछ हमारे पास एरर्स थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमें यहाँ पे हम लोग शो करवा रहे हैं कि जो इंडेक्स नंबर थ्री है उस पर जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करवा दो, लेकिन इस लिस्ट के अंदर कोई थ्री पे वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि ये देखें ये जीरो इंडेक्स पे है, ये वन पे है और इंडेक्स नंबर टू पे है, थ्री पे कोई वैल्यू ही नहीं है तो क्या प्रिंट होगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे टू लिखना चाहिए था। तो ये एरर था। फिर कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जिसको हम लोग प्रॉपरली क्लोज नहीं करते, जैसे इस लाइन के बाद हमें लिखना था फाइल डॉट क्लोज, क्योंकि जब भी हमारा फाइल का काम खत्म हो गया तो लास्ट में हमने इस फंक्शन को यूज करना है। फिर कभी कभी हम लोग जो है वो रेंज कलर दे देते हैं लूप की, ठीक है, वो हमें ठीक करनी होती है। यहाँ पे सिक्स आना चाहिए था, क्योंकि देखिए जब यहाँ पे हमने लिख दिया कि जो भी आई की वैल्यू है वो वन से स्टार्ट होगी और हर दफा जो है वो आई की वैल्यू को टू के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें जो है वो फाइव तक जो है वो लूप को चलाना था। मतलब हमें ये कहा गया था कि जो लूप है ना वो फाइव तक चलेगा। तो फाइव तक चलाना था तो हमें यहाँ पे सिक्स लिखना चाहिए था, तब ये फाइव तक नंबर्स को जो है वो मल्टीप्लाई करता। मतलब टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू फाइव ज़ा टेन तक, ठीक है। तो इस केस में जो है वो सिर्फ फोर तक जो है वो मल्टीप्लाई कर देगा। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, ओके, अब यहाँ पे है नम इक्वल टू इनपुट एंटर नंबर, ठीक है। अब यूजर जो है वो कोई भी नंबर एंटर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसकी डेटा टाइप डिफाइन नहीं की। तो इससे पहले हमें इंट लिखना है कि यूजर जो है वो कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू एंटर करे, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको इंटीजर इसका लिख दिया। फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब हम लोग यहाँ पे फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया जो कि क्या कर रहा है, दो वैल्यूज को ऐड कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद वो क्या कर रहा है, उन वैल्यूज को वो प्रिंट कर रहा है। तो अब इसमें इशू क्या आ रहा है, ठीक है। इसमें जब मैं आपसे पहले भी बताया था कि जब भी हम फंक्शन को यूज करते हैं तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग रिटर्न यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग प्रिंट नहीं यूज करते। तो ये इसमें इशू था। तो यहाँ पे ये कोड एंड हो गया है और जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट के अंदर प्रैक्टिकल्स थे वो कंप्लीट हो गए। आई होप तो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेकंड पॉइंट को कवर करेंगे और उसके हम लोग सारे कोड्स करने की कोशिश करेंगे।